तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट। मैंने आप लोगों को प्रोटीन बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अतः ये कार्बनिक पोषक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। अतः इसका सामान्य सूत्र जो होता है CH2 होता है। ठीक है। इसमें ये CH2, ये इसको आप इसके अनुपात से आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी इसका अनुपात भी पूछ लिया जाता है। इसका अनुपात क्या हुआ? 1:2:1, ये इसका अनुपात होगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, श्वेतसार, कार्बोज भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी बोला जाता है। अब ये सेकेराइड क्या है? सेकेराइड होता है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है चीनी। ठीक है। तो सेकेराइड का अर्थ भी चीनी है और कार्बोहाइड्रेट भी चीनी है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सर्वाधिक आपका जो होता है पादप जगत से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी होती है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अणु जो होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। इसको देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बनता कैसे? इसमें जो क्या होते हैं, जो छोटी छोटी शर्कराएं होती हैं, जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर बनाते हैं ग्लूकोज के अणु। जो आते हैं आपके किस में आते हैं? आपके आते हैं मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड जब मिलता है तो बनता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जब मिलता है तो आपका बनता है पॉलीसैकेराइड। तो यही जो अणु आपस में मिलते हैं ये आपको बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो अणु आपस में मिल रहे हैं तो इनको बांधने के लिए किसी बंधन की भी तो आवश्यकता होगी। तो यही बंध जो है ग्लाइकोसिटिक बंध कहलाते हैं। तो ये ग्लाइकोसिटिक बंध भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में किससे बंधे होते हैं। तो ये ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक तेज मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है मानव शरीर को ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ होता है। देखिए, वैसे तो जो आपका वसा है, वसा से 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जो आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत तेजी से मिलती है। मतलब इसी वजह तेजी से इन द सेंस कि जो वसा का शरीर में जो वसा का जो शरीर में वसा जो शरीर में जाती है तो वह उतनी तेजी से शरीर में नहीं घुल पाती है जितनी तेजी से ग्लूकोज आपको एनर्जी जितनी तेज़ी से ग्लूकोज जो है आपको एनर्जी दे देगा उतनी तेज़ी से वसा नहीं। वसा का जो आपके अवशोषण होता है वो वसा का जो होता है, वसा जो शरीर में पाचन होता है वसा का, वह शरीर में धीमे धीमे होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो लगभग बहुत तेज़ी से होता है। कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब मुँह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम आपको पाचन का पूरा ही टॉपिक पढ़ा चुके हैं। वहीं वसा जो है बहुत देर से पचती है, और वहीं आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत जल्दी पचता है। कार्बोहाइड्रेट जो सरल शर्करा होती है ग्लूकोज, तो उसका वो तो इतनी जल्दी पचता है कि आप लोग को पता होगा कि जैसे जो लोग बच्चे खेलते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, तो वो लोग जब खेल रहे होते हैं तो उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पिलाया जाता है। ठीक है। उनको जो घोल के दिया जाता है ग्लूकोज की, उससे उनका एनर्जी लेवल तुरंत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि भले ही वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा प्राप्त हो रही है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो बहुत तेज़ी से प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसको बहुत तेज़ी से ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ भी बोला जाता है, किसको? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। अब जल अपघटन क्या है? इसको यह प्रक्रिया आपकी हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया क्या है? आपका जो है जब भी कोई जो पोषक पदार्थ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? मैंने अभी बताया कि वह मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जो इसमें मोनोसैकेराइड मिले तो डाइसैकेराइड बना, डाइसैकेराइड मिले तो पॉलीसैकेराइड मिला। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का एक अणु मिला तो आपका बना मोनोसैकेराइड, फिर उसके बाद जो 2 अणु मिले फिर बना डाइसैकेराइड, और फिर अनेकों अणु मिलने लगे तो वो पॉलीसैकेराइड। तो वो अणुओं से मिलकर बनता है। तो जब अणुओं से मिलकर बनना है तो इसको तोड़ा भी तो जाएगा। तो जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की प्रक्रिया होती है किसी भी पोषक पदार्थ, ना कि केवल कार्बोहाइड्रेट, तो वह जो किसी भी पोषक पदार्थ को जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है वह आपकी कहलाती है जल अपघटन। ठीक है। इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है? जल से अपक्रिया कर कार्बोहाइड्रेट का 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूटना जल अपघटन कहलाता है। ठीक है। जब जल से अपक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसके 2 या 2 से अधिक अणुओं का टूटना जो होता है वो आपका हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, जल अपघटन की क्रिया कहलाती है। ठीक है।
उसके बाद में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट को के प्रकार को पहले समझते हैं भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर आती है इसमें शर्कराएं और स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक शर्करा के रूप में, एक स्टार्च के रूप में। तो शर्करा क्या होती है, स्टार्च क्या होती है, उसको समझते हैं। तो जो शर्कराएं होती हैं वो स्वाद में काफ़ी मीठी होती हैं, वही जो स्टार्च होते हैं स्वाद में फीके होते हैं। तो जो शर्करा होती है वो जल में आसानी से घुल जाती है, वही जो आपके क्या बोलते हैं स्टार्च होती हैं वो जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा जल में घुलती है। अब ये जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए जो आप स्टार्च आप चावल को ही ले लीजिए। चावल जो होता है उसको जब हम कुकर में डालते हैं तो उसमें पानी डालते हैं तो वो फूल कर फैलने लगता है, ठीक है, और चिपचिपा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, जेलेटिनाइजेशन। तो जेलेटिनाइजेशन के माध्यम से क्या हो गया, जो आपका स्टार्च था किसमें घुलनशील हो गया, जल में। तो जेलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का जो स्टार्च होता है उसको जल में उसको गर्म जल में क्या किया जाता है, गर्म जल के माध्यम से वह फूल जाता है और वो चिपचिपा पदार्थ में विभाजित हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है। तो ये स्टार्च जो है जेलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से जल में घुलनशील हो जाता है। आप लोग जेलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया भी आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका एक सरलतम रूप होता है, वहीं जो ये शर्कराएं होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही सरलतम रूप होता है, ठीक है। इसको विभाजित करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वहीं जो आपके स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है। तो ये जो होते हैं स्वाद में मीठी होती है, ये स्वाद में फीकी होती है, वहीं ये जल में आसानी से घुल जाती है। ये जो है जेलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से यानी कि गर्म जल के माध्यम से घुलती हैं। वहीं जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये आपका एक सरलतम रूप है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का जटिलतम रूप है, ठीक है। तो इसको हमने किसको समझा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को समझा, किसके आधार पर, भौतिक आधार पर। अब देखते हैं रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका मोनोसैकेराइड, एक है डाइसैकेराइड, एक है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट के दो अणु होते हैं, और जो इसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुत से अणु होते हैं। तो इसमें जो दो अणु होते हैं मोनोसैकेराइड को आप ऐसे समझेंगे इसको GFG, यानी GFG अगर शॉर्ट फॉर्म अगर आगे लिख लेते हैं तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, GFG। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक अणु होता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, उसके अलावा फ्रक्टोज होता है, उसके बाद ग्लैक्टोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से बनता है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के केवल एक अणु होता है, कौन सा होता है, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक ग्लैक्टोज। ग्लूकोज को डेक्सटोज भी बोलते हैं। उसके बाद में जो फ्रक्टोज होता है उसको लेवलोज भी बोलते हैं। जो ग्लैक्टोज होता है उसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। ये तीनों नाम ऐसे हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये आप साथ में लिखते रहिएगा या फिर ये साथ में याद कर लीजिएगा कि ग्लूकोज को डेक्सटोज बोलते हैं, फ्रक्टोज को लेवलोज बोलते हैं, ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं डाइसैकेराइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो अणु जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो अणु होते हैं, ठीक है। तो जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसको SML से याद रखिएगा। अगर ये शॉर्ट फॉर्म आप लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, SML, ठीक है, SML। इसको GFG, इसको SML। तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है, ये फलों का शर्करा होती है। तो सुक्रोज किससे बनता है, एक ग्लूकोज से प्लस एक फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। माल्टोज जब दो ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिलते हैं तो बनता है आपका माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज के दो अणु मिलते हैं तो बनता है आपका माल्टोज। उसके बाद लैक्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलते हैं तो ये जो आपका ग्लैक्टोज है इसे लैक्टोज को दूध की चीनी कहते हैं। तो ये दूध में पाया जाता है, इसीलिए इसको कभी कभी ऐसा होता है कि दूध की शर्करा में इसका नाम भी दे दिया जाता है ग्लैक्टोज को, क्योंकि ये दूध की जो शर्करा होती है उससे दूध की शर्करा इसी से मिलकर बनती है, ठीक है। तो सुक्रोज किससे बना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, फलों की शर्करा से। माल्टोज किससे बना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे मिला, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज यानी दूध की शर्करा से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पॉलीसैकेराइड में क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुत से अणु आपस में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे स्टार्च, डेक्सटाइन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और गोंद, ठीक है। इसमें कौन कौन से आया, स्टार्च आया, डेक्सटाइन आया, ग्लाइकोजन आया, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलर, पैक्टिन और गोंद आया, ठीक है। तो ये एक नोट मैंने लिखा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो अणु की बात की गई है और इसमें कार्बोहाइड्रेट के
बहुत से अणुओं की बात की है, ठीक है। तो अब मान लीजिए दो के बाद 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अणु आए, तो अगर वो किस में आएगा, इसके बारे में कोई जल्दी नहीं बताता है, लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे पढ़िए, डाइसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं। किसमें? डाइसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होते हैं। 2 अणु के मिलने पर डाइसैकेराइड होता है। किंतु यदि 2 से लेकर 10 अणु मिले, यानी 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले, 10 मिले, ठीक है। यानी 2 के बाद 3, 4, 5 के कितने से लेकर 10 तक अणु मिले, तो वो ओलिगोसैकेराइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? तो वो ओलिगोसैकेराइड हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से नोट में मेंशन कर दिया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि 2 से लेकर 10 अणु मिले, 2 है तो डाइसैकेराइड है, लेकिन 2 के बाद 3 अणु मिले, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज, तो ये क्या हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट के 3 अणु मिले, ये ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। 3 अणु मिले तो मिलकर क्या बना? रेफिनोज। ये क्या बना? मिलकर बना रेफिनोज। रेफिनोज क्या हो गया आपका? ये ओलिगोसैकेराइड हो गया। मतलब आपने समझा कि जब 2 अणु मिल गए, ये एक मिनट, जब 2 अणु मिले तो हो गया आपका डाइसैकेराइड, ठीक है। और जब बहुत सारे अणु मिल गए तो हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। लेकिन 2 से लेकर 10 के बीच में अगर अणु मिल रहे हैं, यानी 2 के बाद 2 मिल रहे हैं तो डाई है, और बहुत से मिल रहे हैं तो पॉली है। और अगर मान लीजिए 3 मिल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो क्या है, 4 मिल रहे हैं तो वो पता नहीं है कि किस में आ रहा है, वो 5 मिल रहे हैं तो पता नहीं है आपको किस में आ रहा है, तो वो आपका हो गया ओलिगोसैकेराइड में। जब कार्बोहाइड्रेट के 3 अणु हों, या 4 अणु हों, या 5 अणु हों, या 6 अणु हो, या 7 अणु हो, या 8 या हो, या 9 हो, या 10 हो, 10 तक की अणु जब मिल रहे होंगे तो वो आपका आएगा ओलिगोसैकेराइड में। उसके बाद में 10 के बाद में उससे अधिक जब बहुत सारे पूछे तो वो आपका आ जाएगा पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। तो मैंने आज आप लोग को क्या क्या बताया? मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट बताया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसका कार्बनिक सूत्र क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, इसको सैकराइड भी बोलते हैं, और उसके बाद में इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके अणु आपस में किससे बंधे होते हैं, और ये मानव शरीर को सर्वाधिक तेजी से ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ है। उसके बाद में जल अपघटन क्या होता है, ठीक है, जल अपघटन की प्रक्रिया कैसे होती है वो भी मैंने बताया आपको। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताया, भौतिक आधार पे जो स्टार्च और शर्करा होती हैं उसके में क्या क्या अंतर होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, रासायनिक आधार पर मैंने बताया कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें ग्लूकोज, फैक्टोज, ग्लैक्टोज होता है, इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज होता है। और इसके बाद मैंने आपको जो ओलिगोसैकेराइड होता है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जो 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अणु में जुड़ेंगे तो वो आपको ओलिगोसैकेराइड में आएगा। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको इतना ही बता रही हूँ। आगे का जो है इसकी जो विशेषताएं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।